ध्यान से सुनना है कि तथ्य को। ये आई थी आपकी 1988 1988। अभी मैं इसके बाद आपको ये भी बताऊंगा यहाँ से कितने प्रकार के क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो थुंगन समिति कब आई थी? 1988। लास्ट लिख लें गार्डगिल समिति 1988, गार्डगिल समिति 1988। गार्डगिल समिति 1988 यानी कि 1988। ये समितियां आपके एकदम से माइंड में फिट बैठ जानी चाहिए। स्टूडेंट ये बात क्लियर बता रहा हूं मैं, ये मान के चलिए कि आपके पेपर आपके सामने है, अगर जरा सा भी आप वीक पॉइंट छोड़ते हैं तो ये स्वयं इसके जिम्मेदार होंगे। मैं निश्चित है आपके सामने ये मान के चलो कि पेपर रख रहा हूं, पेपर कैसे आने वाला है सामने। इसलिए ये अब यहाँ से आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी प्रश्न क्या क्या बनेंगे। देखिए अगर मैं चूंकि ये यूपीएसआई बैच है तो यूपीएसआई के हिसाब से ही हमें सब चीजें कंप्लीट करनी है। तो एक तो आपके सामने सीधा ही बन जाएगा, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे लिखा हुआ है। वहां पूछा जाएगा अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था, तो आपका आंसर होना चाहिए 1977 में हुआ था। पूछ लिया जाएगा गार्डगिल समिति का गठन कब हुआ था, तो आपका आंसर होना चाहिए 1988 में हुआ था। पूछ लिया जाएगा कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है, तो निश्चित है कि 3 इसी में से होंगी और एक कोई और होगी जो आप पर आराम से बता देंगे उसे। जैसे कि दे दिया जाएगा राजमन्नार समिति, और हालांकि वो केंद्र राज्य संबंधों से वहां पड़ी थी हमने सेंट्रल स्टेट रिलेशन, समझ रहे। दे दिया जाएगा एमसीसी तलवार समिति, समझ रहे, तो वो किससे संबंधित थी? सेंट्रल स्टेट रिलेशन से। तो कहीं ना कहीं पर एक तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और निश्चित है कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप इस प्रश्न को परीक्षा में हल कर पाएंगे। दूसरा, अगर यूपीएसआई के हिसाब से देखें तो वहां एक प्रश्न आएगा कि दिए गए समितियों को क्रम से लगाइए, वहां ऊपर नीचे दी गई होंगी, और पूछ लिया जाएगा कि इन्हें क्रम से लगाइए, पहले कौन सी आई थी, यानी कि ये नहीं खोले जाएंगे, वहां सिर्फ समितियां खोली जाएंगी और आपको मालूम होना चाहिए कि क्या नाम है कौन सी कब आई थी, तो उसी हिसाब से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले याद रखें 1957 में बलवंतराय मेहता समिति, 77 याद रखिए अशोक मेहता समिति, उसके बाद सीधे 85 पर पहुंचिए जीवी के राव समिति, 1986 में एल एन सिंघवी समिति जिसका पूरा नाम है लक्ष्मीमान सिंघवी समिति, थुंगन समिति 1988 और गार्डगिल समिति 1988। सबका उद्देश्य क्या था? अगर हम सभी इन समितियों का एकमात्र उद्देश्य देखें क्या था, तो अगर आपसे कोई कभी पूछता है कि इनका उद्देश्य क्या था, सिर्फ एक उद्देश्य था कि पंचायती राज को कैसे बेहतर बनाया जाए, वो सब तर्क दें, और इन्होंने अपने अपने तर्क दिए भी सभी, ठीक है। लेकिन माना किसका गया वो भी अभी ध्यान रखना है, कौन सी अभी चल रही है स्तरीय वो भी अभी ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले मैं अशोक मेहता की बात करता हूँ, जस्ट उसके बाद पहले बी.आर. मेहता फिर अशोक मेहता, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं और बता दूं, एक तो आपको बी.आर. मेहता ज्यादा टारगेट करना है, अशोक मेहता भी टारगेट करना है, यानी कि ज्यादा फोकस रखना है, और एल.एम. सिंघवी समिति पर क्यों फोकस रखना है वो भी मैं बताऊंगा, इस पर क्यों रखना, कारण क्या है इसका रीजन। सबसे पहले तो ये याद रखें कि बी.आर. मेहता समिति ने 3 स्तर दिए थे, वहां पूछा जाएगा एग्जाम में कि ये जो बलवंतराय मेहता समिति थी इसने कितने स्तर बताए थे पंचायतों के, यानी कि पंचायत के कितने स्तर होने चाहिए, क्लियर। तो आपको याद रखना है इन्होंने 3 स्तर दिए थे, ग्राम पंचायत, ध्यान से सुनना, क्लियर। दूसरा पंचायत समिति, पंचायत समिति, और तीसरा दिया था इन्होंने जिला परिषद, ठीक है। ध्यान से सुनना है मैं क्या बता रहा हूं।
इन्होंने 3 स्तर दिए थे। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि त्रिस्तरीय प्रणाली, पंचायती राज में त्रिस्तरीय प्रणाली की व्यवस्था किस सिफारिश ने की थी? तो आपको याद होना चाहिए, ये की थी आपकी, हाँ, बी.आर. मेहता समिति ने त्रिस्तरीय सिफारिश की थी, ये बात याद रखें, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ से और थोड़ा डीप गहरा क्वेश्चन क्या हो सकता है उसको जरा ध्यान से सुनेंगे। 3 स्तरों में से इन्होंने एक स्तर पर क्या कहा था कि ग्राम पंचायत का तो निर्वाचन होना चाहिए प्रत्यक्ष रूप से, ध्यान से सुनना है, यानी कि डायरेक्ट, जनता इस पर डायरेक्ट वोट करे। इन्होंने ये भी सिफारिश की थी, ध्यान से सुनना, इनका निर्वाचन होना चाहिए प्रत्यक्ष रूप से। ये क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा, जरा ध्यान से सुने। ग्राम पंचायत का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए, और आज आप देखते भी होंगे प्रत्यक्ष रूप से ही होता है, जनता डायरेक्ट वोट करती है, आप देखते भी होंगे। तो प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए, किस समिति की सिफारिश थी? तो ये बी.आर. मेहता समिति की सिफारिश थी। और जबकि ये जो दोनों है, पंचायत समिति और जिला परिषद, इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए, ये बात कही थी किसने? बी.आर. मेहता समिति। इस तथ्य को भी आप याद रखें, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। वो ऐसा भी प्रश्न कई बार कर सकते हैं एग्जाम में, यानी कि दोनों चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। ग्राम पंचायत को तो कहा था बी.आर. मेहता समिति ने कि प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए, डायरेक्ट इलेक्शन, और पंचायत समिति और जिला परिषद को क्या कह दिया था कि अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। इतनी बातें आई आपके समझ में। उसके बाद नेक्स्ट क्या याद रखना है, इन्होंने कितने स्तर दिए थे? अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर दिए थे, याद रखना, कभी भी पूछा जा सकता है, याद रखें। इन्होंने दिए थे आपके 2 स्तर। पहला, पंचायत समिति और जिला परिषद, इन्होंने ग्राम पंचायत को अपने स्तर में रखा ही नहीं, ध्यान रखना। पंचायत समिति ये विशेष रूप से याद रखें, इसे भी पंचायत समिति, और एक इन्होंने स्तर दिया था जिला परिषद। जिला परिषद, यानी कि इन्होंने 2 स्तर दिए। वैसे मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये फेल क्यों हो गई थी, उसका कारण भी है। ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए तो ये सारी योजनाएं चलाई जा रही थी, कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, इन्होंने ग्राम पंचायत को स्तर में ही नहीं रखा। यानी कि तो आप देख भी रहे होंगे इनके दोनों स्तरों में से कहीं ग्राम पंचायत आपको देखने को ही नहीं मिल रहे थे। और जबकि मेन उद्देश्य क्या था, ग्राम पंचायतों को ही बेहतर बनाना, गांव को ही बेहतर बनाना। हमारी जो सिफारिश थी, देखो बी.आर. मेहता क्यों याद रखना है ज्यादा, क्योंकि बी.आर. मेहता की सिफारिश सरकारों द्वारा मानी गई, ये बात याद रखनी है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और चूंकि इनकी सिफारिश क्या हुई, मानी गई, इसीलिए पंचायती राज का शिल्पी इसको कहा जाता है बलवंत राय मेहता। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि पंचायती राज का शिल्पी किसे कहा जाता है, बलवंत राय मेहता। दूसरा इतना याद रखें, इन्होंने कितने स्तर दिए थे? सिर्फ 3 स्तर दिए थे, दिमाग में बैठा लें। और कौन कौन से दिए थे ये जरूरी याद रखें, तो ये आपके सामने ये चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको एल.एम. सिंघवी समिति क्यों याद रखनी है, क्यों इंपोर्टेंट है एल.एम. सिंघवी समिति? वैसे इसका पूरा नाम है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। देखिए, जैसा कि मैंने स्टार्ट में भी बताया, ध्यान से सुनना है, क्या तथ्य बता रहा हूं। ये जो हम सारी चीजें पढ़ते आ रहे हैं, ये कोई जब तक संवैधानिक दर्जा थोड़ी था पंचायती राज को। खुद सोचिए, ये नॉर्मली कार्यक्रम चलाएंगे। संवैधानिक दर्जा का मतलब होता है कि कोई भी विषय वस्तु यदि कॉन्स्टिट्यूशन में है और आर्टिकल में है, वही संवैधानिक है, जिसका संविधान में कहीं उल्लेख हो। क्लियर? तो इसका संवैधानिक दर्जा थोड़ी था कहीं। तो एक क्वेश्चन सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की मांग किस समिति ने की थी? तो याद रखना है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति से नोट करके लिख लें। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की मांग लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा की गई थी। यानी कि इन्होंने जो कहा था कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए,
पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा। अब आपके बात दिमाग में बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो जानी चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की मांग किस समिति ने की थी। यानी कि आप एक चीज देखिए, आपने कितनी समितियों पर ध्यान दिया, बी.आर. मेहता पर भी दिया, सुख मेहता पर भी दिया, औरों पर भी दिया, ठीक है। लेकिन ऐसी कौन सी समिति थी जिसने ये कहा था कि भाई इस विषय वस्तु को जब आप चला ही रहे हैं तो क्यों ना इसका संविधान में उल्लेख होना चाहिए। आज 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 है संविधान में उल्लेख या नहीं है, बताइए। आज तो है ना। तो ये बात किसने कही थी, तो ये पूछा जाएगा कि ध्यान से सुनना है कि किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की थी। यानी कि इनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा होना चाहिए। इसका मतलब है कि इनका संविधान में उल्लेख होना चाहिए। यानी कि इसका अर्थ है कि इसका आर्टिकल में उल्लेख होना चाहिए कहीं भी। क्लियर। बहुत स्टूडेंट इस बात पर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर्टिकल 40 में भी पंचायत है और आर्टिकल 243 में भी पंचायत है ना। कई बार इस क्वेश्चन पर कई स्टूडेंट हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, तो इसको बहुत आसानी से याद रखें। देखिए किस तरीके से, जब हमने डीपीएसपी पढ़ा था, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमने कल ही पढ़ा था, ठीक है। और डीपीएसपी में एक आर्टिकल था, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में एक बात है कि राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगा, ठीक है। आर्टिकल 40 में इतना कहा गया है कि ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगा, लेकिन ध्यान रखना है आर्टिकल 40 में भी ग्राम पंचायतों से संबंधित है आर्टिकल 40, और आर्टिकल 243 भी ग्राम पंचायतों से संबंधित है। लेकिन फिर आप अंतर कैसे करेंगे, देखो ध्यान से सुनना है। आर्टिकल 40 में तो सिर्फ ये बात कही गई है कि राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगा, यानी कि कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। और जो राज्य इस आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत की स्थापना करता है, यानी कि उसे लागू करता है अपने स्टेट में, तो उस स्टेट में जो पंचायती राज जानी जाती है वो किस आर्टिकल से जानी जाती है, 243, 243। क्लियर। तो 243 भी पंचायतों से संबंधित है, इस बात को माइंड में बैठा लें, और 40 भी पंचायतों से संबंधित है। यानी कि दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर होने चाहिए। इस आर्टिकल का मतलब ये है कि राज्य स्थापना करेगा पंचायतों की, लेकिन जो राज्य उसे लागू कर देगा स्टेट, वहां किस आर्टिकल के तहत होगी, 243। और 243 में कितने आर्टिकल हैं, 243 सहित कितने हैं इनके खंड सहित, तो याद रखना 16 आर्टिकल हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा पंचायतों से संबंधित कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो कितने हैं, 16। किस तरीके से हैं जरा देखो, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 16। 243 में तो डेफिनेशन ऑफ पंचायत है, यानी कि पंचायत की परिभाषा। तो आपको सब कुछ याद नहीं रखना, जरा ध्यान से सुना। मैं केवल वो चीज फोकस कराऊंगा जहां जरूरी है, ठीक है। 243 में क्या है, परिभाषा, यानी कि पंचायतों की परिभाषा या डेफिनेशन ऑफ पंचायत, ठीक है। तो 40 में अलग चीज है, मैंने आपको बताई दिया कि राज्य पंचायतों की स्थापना करेगा। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब कई बार क्या है वो पूछा जाता है कि कैसे लेकर कितने तक है आर्टिकल, तो कैसे याद रखने का क्या तरीका है उसे याद रखने का, तो मैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों में बताऊंगा। देखो ध्यान से सुनो किस तरीके से याद रखो। 243 में तो है आपकी परिभाषा, क्लियर। लेकिन कई बार पूछा जाता है कितने से कितने तक है ये, तो जरा ध्यान से सुने। 243 कैसे लेकर और 243 अणे तक पंचायती राज के बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में ध्यान से सुनना, अणे तक। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि पंचायतों का जो वर्णन है आर्टिकल में किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। 243 कैसे लेकर 243 अणे तक।
ये बैठते हैं आपके 15, लेकिन हमने कितने लिखे हैं 16। यदि हम डेफिनेशन वाले को जोड़ दें तो कितनी हो जाती है संख्या 16। क्लियर। अब आप कैसे याद रख सकते हैं, देखो बहुत आसान तरीका है, जो कि मैंने वर्णमाला भी अभी पढ़ाई है जस्ट बराबर में, तो ध्यान से सुने। 243 के फिर बाद में क्या लिखेंगे खे, फिर गे, फिर घ और फिर अंग। उसके बाद 243 चे, 243 छे, फिर 243 जे और 243 छे और 243 या, ठीक। फिर 243 ते, फिर थे, दे, धे, सॉरी टे, टे, थे, डे, ढे, अणे, यहां तक है। हिंदी में भी याद रखना, कई बार गलती हो जाएगी ना, जैसे कि अभी मुझे से हो जाती, ठीक है। ध्यान रखना है, ये जो कितने आर्टिकल बैठे हैं आपके, मैंने देखो हर में 243 जोड़ देना है। 243 की तो परिभाषा है एक में तो अलग, वो तो आप याद ही रखें कि आर्टिकल 243 में क्या है, डेफिनेशन ऑफ पंचायत यानी कि परिभाषा। फिर 243 के खे, गे, घे, अंग, चे, छे, जे, छे, या, टे, ठे, डे, घे, अणे। बताइए कितने बैठे, 15 और एक परिभाषा वाला कितना हुआ 16। तो मेरे हिसाब से आपके ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। बात आती है अब अंग्रेजी की, कई बार अंग्रेजी में आएगा ये सब चीजें लिखी है ना, मान के चलो के नहीं आएगा वो अंग्रेजी में दे देगा, तो देखो कुछ नहीं करना है, के की जगह ए लिख दीजिए और अणे तक जितनी संख्या आपकी उसमें आती हो किसमें अंग्रेजी में वो आएगी। 15 पे कितना आता है रीजनिंग के अनुसार जानते होंगे ओ, तो लिख सकते हैं या इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 243 ए से लेकर 243 ए से लेकर और 243 ओ। बताइए बात इतनी समझ में आई। ये मैंने इसलिए फोर्स करा है इस चीज पर कि मैक्सिमम स्टूडेंट पूरा पढ़कर चले जाएंगे और यहां से भी गलती कर देंगे, यानी कि आर्टिकल में ही गलती कर देंगे नॉर्मल। तो इस गलती को बिल्कुल भी नहीं करना, ध्यान से सुन लेना। यदि हिंदी में पूछा जाता है कि पंचायत की परिभाषा किस आर्टिकल में है, तो आप याद रखेंगे 243। कुल कितने आर्टिकल हैं इसमें 16 है, इतना याद रखें, ठीक है। और मैक्सिमम आपसे ये पूछा जा सकता है कि 243 कैसे लेकर कहां तक है, इस तरीके से, तो कैसे लेकर अणे याद रखिए या ए से लेकर ओ याद रख सकते। क्लियर। तो मेरे हिसाब से ये आर्टिकल भी आपके समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं संवैधानिकरण, यानी कि एक छोटी सी हेडिंग आप देख सकते हैं संवैधानिकरण। जैसा कि अभी एल एन सिंघवी समिति ने एक बात कही कि भाई संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, तो स्टेप बाय संवैधानिक दर्जा इन्हें कैसे दिया गया, तो छोटी सी हेडिंग लिख सकते हैं संवैधानिकरण और इसे यहां पे समझ लेते हैं, ठीक है। यहां से आपके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। संवैधानिकरण हेडिंग डाल सकते हैं संवैधानिकरण। अब इसका मतलब क्या है, मैं एक एक बात को स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपके स्टूडेंट बिल्कुल एकदम वे में समझ सके, यानी कि किस तरीके से क्वेश्चन वहां पर पूछे जाए। संवैधानिकरण का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसा कि मैंने अभी बताया, एक प्रश्न तो यही पूछा जाएगा कि किस समिति ने सिफारिश की थी कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। क्लियर। तो एल एन सिंघवी समिति। अब उसकी सिंघवी समिति की बात को माइंड में रखते हुए सरकार ने एक प्रोसेस चलाई, यानी कि कैसे संवैधानिक दर्जा। अब आप एक चीज समझे, पहले बहुत ध्यान करके समझे मैं क्या चीज बता रहा हूँ पूरे फोकस के साथ। इसका मतलब ये है कि पंचायतों को, ध्यान से सुन लें, इसका मतलब क्या है कि पंचायतों को किस स्टेप वाइज संवैधानिक दर्जा मिला। यहां से कितने क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनना।
यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु भी सामने आएगी आपके, यानी कि पंचायत संवैधानिकरण का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि इन्हें संवैधानिक दर्जा कैसे दिया गया, यानी कि किस प्रकार मिला और कितने स्टेप में मिला। इसकी शुरुआत क्या थी दोस्तों, जरा ध्यान से सुनना है। इसके लिए पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इसके लिए कदम उठाया, जिनका नाम था राजीव गांधी। ध्यान से सुनना, राजीव गांधी। पहले जरा ध्यान से सुनेंगे स्टेप वाइज। भारत में ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, ध्यान से सुनना, जिन्होंने पहली बार इसके लिए कदम उठाया। इसके लिए पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए। ठीक, ध्यान से सुनना है। 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक, ध्यान से सुन लेना और इसे अंडरलाइन कर लेना है। 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक, 64वां संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। 3 स्टेप बताऊंगा केवल इसमें और उसे आप क्लियर कर लें, किसी भी एग्जाम के लिए पर्याप्त हो जाएगा। 64वां संविधान संशोधन विधेयक था। ठीक, कौन लाए इसे? राजीव गांधी। कब लाए? 1989 में। अब आपके बाद दिमाग में ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी कि 89 में तो ये अपने आप ही लाते, क्योंकि 86 में तो एलएम सिंघवी समिति ने ये बात कही गई थी कि भाई इनको संवैधानिक दर्जा होना चाहिए। ठीक है, 1989 में ये राजीव गांधी एक विधेयक लाते हैं। ये किस लिए विधेयक था? ये इसलिए था कि ताकि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जा सके। ठीक है, ध्यान से सुनना है। लोकसभा ने इस विधेयक को पास कर दिया था उस समय 89 में, 1989 में, लेकिन राज्यसभा ने इसे पास नहीं किया था उस समय। राज्यसभा के द्वारा पास इसे नहीं किया गया था। और आप इस बात को जानते होंगे, मैंने लास्ट में क्लास पढ़ाई थी भी अमेंडमेंट की, और उसमें मैंने एक बात बताई थी कि एक संविधान संशोधन विधेयक ऐसी शक्ति है राज्यसभा के पास जो लोकसभा के बराबर पावर रखती है। वैसे हमारे यहाँ पर आमतौर पर क्या है, लोकसभा की पावर ज्यादा है क्योंकि वो जनता का सदन है। ठीक है, लेकिन एक राज्यसभा की ये शक्ति ऐसी है संविधान संशोधन विधेयक की जो बिल्कुल लोकसभा के बराबर पावर रखती है। यानी कि इसका अर्थ यह है कि अगर राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी असहमति जता दे, असहमति या अस्वीकृत कर दे, तो वो संविधान संशोधन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यही हुआ 1964 के साथ। अब यहाँ से आपके दिमाग में आ रही होगी प्रश्न क्या बनेंगे। देखिए ध्यान से सुनिए, 2 या 3 प्रश्न बस एग्जाम पूछा जाएगा। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की मांग सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री के समय में आई? तो राजीव गांधी। किस विधेयक के द्वारा आई? 64वां संविधान संशोधन विधेयक। कब आई? 1989 में आई, लेकिन पास नहीं हो सकी, क्योंकि पास होती तो आप 73वें को क्यों पढ़ते भाई? आज जाकर 73वें को क्यों पढ़ते? फिर तो पहले ही पढ़ लेते। ठीक है, तो एक तो आपको ये बात याद रखनी है। ठीक, फिर एक बार प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी कोशिश की। जरा लिखेंगे, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 1990 में, वीपी सिंह, वीपी सिंह, वीपी सिंह यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये जो प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, इन्होंने 1990 में, ध्यान से सुनना, यानी कि अगली साल की 1990 में इन्होंने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए इन्होंने भी कोशिश की, शुरुआत की, यानी कि कोशिश की, थोड़ी सी चर्चा चलाई, विधेयक लाए, लेकिन इनकी सरकार गिरने के कारण क्या हो गया? वो विधेयक समाप्त हो गया। यानी कि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ही ना के बराबर है अगर हम नॉर्मली तरीके से देखें। लेकिन फिर भी याद रखें कि 1990 में इन्होंने भी कोशिश की थी, लेकिन कोशिश इनकी क्यों असफल रह गई? क्योंकि इनकी सरकार ही गिर गई। ठीक है, अब जो वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि इन तीनों स्टेपों में जो सबसे ज्यादा स्टेप इंपॉर्टेंट है, तो लिख लें पीवी नरसिम्हा राव के समय में, सन 1992 में लिख लें। पीवी नरसिम्हा राव
पीवी नरसिम्हा राव। अभी आपने देखा भी होगा, जो स्टूडेंट इन चीजों को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं तो उनको कई बार परीक्षा में फायदा मिलता है इस चीज का। जैसे कि पेट में सेकंड शिफ्ट में आपने देखा, वहां पूछे गए 1992 के समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो 1992 के समय पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को अगर हम सही तरीके से याद रखते हैं तो बहुत ही ज्यादा बेहतर परीक्षा में निश्चित रूप से कर पाएंगे। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव ने 1992 में यानी कि 1992 में ये एक संविधान संशोधन विधेयक लाते हैं, यानी कि 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन। इसे तो आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लें। अगर आप जीडीपी देने जा रहे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं, पक्का याद रखना है 73वां संविधान संशोधन 1992, यानी कि 73वां संविधान संशोधन 1992। इसके तहत क्या हुआ, इसके तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी कि इसके तहत मिला दर्जा। इसे आप नोट करके छाप लें, एकदम एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो याद रखना है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्लियर? और किसने मांग की थी संवैधानिक दर्जा देने की, तो वो आपको याद रखना ही है, एल.एम. सिंघवी समिति, यानी कि लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने इसकी सिफारिश की। सिफारिश 1986 में की थी, प्रोसेस होते होते 1992 में लग गए, यानी कि 1992 में पंचायतों को क्या मिला, संवैधानिक दर्जा। याद रखना, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जिस समय पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव। ध्यान रखना, जैसा कि अभी पेट में भी देखने को मिला। ठीक है, साथ ही साथ कब दिया गया, 1992 में दिया गया, याद रखना। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी किसी भी विषय वस्तु को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया जाता है, वो संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाता है, यानी कि नई अनुसूची जोड़ी जाती है, उसकी व्यवस्था की जाती है भाग के तहत, और नया आर्टिकल भी जोड़ा जाता है। तो ध्यान से सुने, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारत के संविधान में एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। लिखने इसके इस संविधान संशोधन के द्वारा एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ग्यारहवीं अनुसूची भारत के संविधान में जोड़ी गई। क्लियर? यहां से पूछा जा सकता है कि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायती राज। क्लियर? ये भी क्लियर याद रखें। इसी के तहत क्या होता है, भारत के संविधान में एक भाग जोड़ा गया नया, भाग 9। रोमन में भी याद रखें, क्योंकि इस प्रकार कई बार पूछा जाता है, और आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार सिविल सर्विस में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल गया है। क्लियर? भाग 9 जोड़ा गया, और इसके तहत एक नया आर्टिकल संविधान में व्यवस्था की गई, जो मैंने अभी आपको वहां भी बताई है। 243 भाग 9 के में नगर पालिका है, मिस्टर जाहिद, 9 के में नगर पालिका है, एक बार जाकर पढ़ लेना है। ठीक है, उसे भी हम बताएंगे। ठीक है, तो 9 में है, और आगे लिख लें, इसके तहत एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 243। ध्यान से सुनना है, 243 आर्टिकल 243 243। क्लियर? और फिर वही बात आ जाती है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कब से कब तक आर्टिकल, कहां से कहां, 243 कैसे लेकर 243 अणे। ये आपको याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि 243 स्टूडेंट जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ठीक है,
लेकिन ये चीजें याद रखनी बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, क्योंकि वहां ये पूछा जा सकता है कि कैसे कितने तक। तब याद रखना 243 कैसे लेकर और 243 अणे तक, यानी कि 15 ये और 243 में क्या है। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि 243 आर्टिकल में क्या है, सिर्फ 243, तो परिभाषा है पंचायतों की, बस इतना याद रखना, ठीक है। तो इस विषय वस्तु को भी याद रखें। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, जरा ध्यान से सुने। पहले मैं प्रश्न बताऊंगा। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत क्या होता है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है, यानी कि जो मांग एल.एम. सिंह की समिति ने की थी, ठीक। किस प्रधानमंत्री के समय में दिया गया, पी.वी. नरसिम्हा राव। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची। कौन सा भाग जोड़ा गया, भाग 9। और कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया, भाग 243 कैसे लेकर 243 अणे तक। क्लियर। और ध्यान से सुनना है, ये जो 73वां संविधान संशोधन था 1992, जिसके तहत पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया है, ये कब लागू हुआ, लिख लें। 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, लिख लें। यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। यह 24 अप्रैल 1993 1993, यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, इसीलिए ध्यान से सुनना है। देखिए इसमें दोनों में अंतर है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर एग्जाम में पूछा जाता है 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1992 में, लेकिन 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू कब हुआ, 24 अप्रैल 1993 को। और कई बार परीक्षा में पूछा जाता है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, इसी कारण 24 अप्रैल को, इसी कारण 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। बात समझ में आ गई आपके यहाँ तक। मेरे हिसाब से स्टेप बाय स्टेप बातें यहाँ तक समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर हुआ आप सभी के इतना। यानी कि 24 अप्रैल को जो हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं वो इसीलिए मनाते हैं क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को जो संवैधानिक दर्जा जब 73वें के द्वारा दिया गया था वो लागू हुआ था, समझ रहे हैं। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस। अंत में जो दो फैक्ट हैं जो कि सीधे लिख लेने हैं, इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम नॉर्मली तरीके से देखें कि पंचायतों की स्थापना